Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the solutions chapter. So in the last class we were discussing some methods to express concentration of a solution. So हम आज उसी के बारे में और बात करेंगे. Today we will discuss a very important method to express concentration of a solution, that is normality. So इसको ध्यान से समझिएगा because some people find normality a little bit difficult, लेकिन ये बहुत easy टॉपिक है. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी के साथ शुरू करते हैं. सो नॉर्मैलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. कैपिटल एन से इस चीज को डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा. सो नॉर्मैलिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला पहले देख लेते हैं. सो नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन is given by number of gram, gm stands for gram, number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in लीटर. सो नॉर्मैलिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो ये याद रखिएगा, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो लीटर्स में पुट किया जाता है. सो अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पता है और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप उसको लीटर्स में कन्वर्ट करके सिंपली नॉर्मैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट होता क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चलिए लेट अस टॉक अबाउट दैट. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कुछ वैसा ही है जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता था. नंबर ऑफ मोल्स में क्या करते थे आप? गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते थे टू ऑब्टेन नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ गिवन मास को हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास से. ठीक है. सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. कैसे आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करते हैं? सो नंबर ऑफ ग्राम, जीएम स्टैंड्स फॉर ग्राम, इक्विवेलेंट के लिए ईक्यू लिख रहा हूं शॉर्ट में. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है. सोल्यूट का गिवन मास, उसको किस चीज से डिवाइड करेंगे? वी विल डिवाइड इट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है. EQ स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट. सो आप गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट मिल जाएगा. अब गिवन मास तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, बट व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट? सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट या एनी कंपाउंड, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट भी तो एक तरह का कोई कंपाउंड ही होगा. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट और एनी कंपाउंड इज फाउंड बाय मॉलिक्यूलर मास, एंड मॉलिक्यूलर मास को किसी चीज से डिवाइड किया जाता है. ठीक है. मॉलिक्यूलर मास को किसी चीज से डिवाइड किया जाता है टू ऑब्टेन व्हाट? इक्विवेलेंट मास. तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप मॉलिक्यूलर मास से इक्विवेलेंट मास ऑफ अ कंपाउंड निकालते हैं. तो लेट अस टॉक अबाउट इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड. क्यों? क्योंकि भाई जो सोल्यूट है वो भी तो कोई कंपाउंड ही होगा. ठीक है. सो इक्विवेलेंट मास of compound can be found out by the formula, that is molecular mass of compound. कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को किसी चीज से डिवाइड करते हैं, एंड वी डिवाइडेड बाय n, a factor n. कई बुक्स में आपको ये फैक्टर n लिखा हुआ मिलेगा, कई बुक्स में दे विल राइट इट एज वैलेंसी फैक्टर. ठीक है.
सो जो भी लिखे वो n लिखे, वैलेंसी फैक्टर लिखे, दे आर मीनिंग द सेम थिंग। अब ये n क्या है और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो n जो है ये डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होता है, n की वैल्यू अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होती है। सो हम तीन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड के लिए इस n की वैल्यू को डिस्कस करेंगे। किसके किसके लिए? फॉर एसिड, फॉर बेसिस एंड सॉल्ट। सो हम क्या निकालेंगे? हम n की वैल्यू निकालेंगे फॉर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, सो दैट हमें इक्विवेलेंट मास उन कंपाउंड्स का पता चल सके। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द एसिड। हम पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एसिड। एसिड के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई एम रबिंग दिस आउट सो दैट हम पूरे बोर्ड का यूज कर सकें। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एसिड, ठीक। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू व्हाट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड तो होगा ही, आप जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, ठीक है। अब जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला में n लिखा था हमने, उस n का यहाँ एक नाम हो जाएगा, उस n का यहाँ एक नाम हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ द एसिड। क्या बोला जाता है? बेसिसिटी ऑफ द एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड। सो अब बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। बेसिसिटी ऑफ एसिड इज द नंबर ऑफ H+ आयन विच एन एसिड कैन प्रोड्यूस। जितने H+ आयन एक एसिड प्रोड्यूस कर सकता है ऑन डिसोसिएशन, दैट इज बेसिसिटी ऑफ द एसिड। सो आप किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हैं? उसके मॉलिक्यूलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड। सो कुछ कॉमन एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ कॉमन एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सम कॉमन एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ वेरी कॉमन एसिड। इसकी बेसिसिटी क्या होती है? ये कितने H+ आयंस प्रोड्यूस कर सकता है? 1। सो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 1। उसी तरह से HNO3 नाइट्रिक एसिड कितने H+ आयंस प्रोड्यूस कर सकता है? 1। सो इसकी भी बेसिसिटी क्या होगी? 1। अ वेरी कॉमन एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये कितने H+ आयंस प्रोड्यूस कर सकता है? 1 नहीं, 2 H+ आयंस प्रोड्यूस कर सकता है। सो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 2, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको किसी एसिड की बेसिसिटी पता है तो आप उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ दीज एसिड्स ओनली, ठीक है, कर लेते हैं इनके, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो लेट अस राइट इन टैबुलर फॉर्म। एक टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि इजीली समझ में आए। एसिड बेसिसिटी, ठीक है, एसिड बेसिसिटी, देन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट? एसिड ऑब्वियसली, फिर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ व्हाट? एसिड ओनली। सो ये मॉलिक्यूलर मास है, इक्विवेलेंट मास है, हैव रिटन इन शॉर्ट, ठीक है। सो अब किसके बारे में बात की थी? सबसे पहले HCl के बारे में मैंने बात की थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी बेसिसिटी क्या होती है? 1 होती है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है HCl का? कितना होता है? 36.5। कैलकुलेट करिएगा इसको, ठीक है, 36.5 मॉलिक्यूलर मास होते हैं HCl का। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? सो इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय व्हाट? बेसिसिटी विच इज 1। सो इक्विवेलेंट मास कितना है? 36.5। सो यहाँ आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम है। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी 1 है, तो आप किसी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द सेम नंबर। सो यहाँ बेसिसिटी 1 है, इसलिए इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। फिर से एक एसिड, कॉमन एसिड वही देख लेते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसकी बेसिसिटी क्या होगी? इसकी बेसिसिटी क्या होगी? ऑब्वियसली 1 होगी। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है नाइट्रिक एसिड का? कैलकुलेट कीजिएगा, 63 होता है, ठीक है, 63 होता है।
सो इक्विवेलेंट मास क्या होगा 63 डिवाइडेड बाय 1 63। इन दिस केस आल्सो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर है क्योंकि बेसिसिटी एसिड की 1 है। थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड देख लेते हैं H2SO4। इसकी बेसिसिटी क्या है कि बेसिसिटी 2 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, क्या होगा मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का, कैलकुलेट कीजिएगा अपने से। ठीक है, 98 होता है, लेकिन कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्लीज कैलकुलेट दिस। देन इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास विच इज 98 डिवाइडेड बाई बेसिसिटी विच इज 2। सो 98 बाई 2 कितना होता है भाई, 49 होता है। सो इक्विवेलेंट मास कितना है 49। सो इस केस में आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या है, सेम नहीं है, होना भी चाहिए था क्योंकि डिवाइडिंग फैक्टर दैट इज बेसिसिटी बदल गया और 2 हो गया, इसीलिए दे आर नॉट सेम। सो इस तरह से आप किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी बेसिसिटी पता होनी चाहिए और फिर उसका मॉलिक्यूलर मास आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। बेस के भी बारे में बात कर लेते हैं, बेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ जो डिवाइडिंग फैक्टर था इन केस ऑफ एसिड, जो डिवाइडिंग फैक्टर था दैट इज बेसिसिटी। अब बेस के केस में डिवाइडिंग फैक्टर क्या होगा आप गेस कर सकते हैं शायद। सो लेट अस टॉक अबाउट अ बेस। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ऑब्वियसली न्यूमरेटर में होगा। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, बेस, भाई जिस बेस का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं उसी बेस का मॉलिक्यूलर मास न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय द फैक्टर n। यहाँ n क्या हो जाएगा, यहाँ n क्या हो जाएगा गेस कर सकते हैं, it will be acidity of the base, acidity of the base, acidity of base। अब मुझे एक बात बताइए, एसिडिटी भी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, किसी बेस की एसिडिटी क्या होती है, किसी बेस की एसिडिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस अ बेस कैन प्रोड्यूस, इज इट एसिडिटी, वही उसकी एसिडिटी होती है। सो आप बेस के मॉलिक्यूलर मास को उसकी एसिडिटी से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास उस बेस का मिल जाएगा। एसिडिटी याद रखिएगा, एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रोड्यूस, OH माइनस आयंस जितने बेस प्रोड्यूस करता है ऑन डिसोसिएशन, दैट इज एसिडिटी ऑफ द बेस। सो चलिए कुछ कॉमन बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत कॉमन बेसिस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्सर टेक्स्ट बुक में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एसिडिटी क्या होती है, इसकी एसिडिटी क्या होगी, कितने OH माइनस आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, ये डिसोसिएट होगी 1। सो इसकी एसिडिटी क्या होगी 1 होगी। एक और बेस देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी एसिडिटी क्या होगी, कितने OH माइनस आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, ये 2। ठीक है, सो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी 2। सो अब आपको इनकी एसिडिटी पता हो गई कि आप इनका इक्विवेलेंट मास नहीं कैलकुलेट कर सकते, यस यू कैन इजीली कैलकुलेट। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इन्हीं का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट अस राइट दिस आल्सो इन टैबुलर फॉर्म, एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो बेस, देन इट्स एसिडिटी, देन इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, दिस स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर मास, एंड देन इट इक्विवेलेंट मास जो कि हमें निकालना है, हमारा अल्टीमेट एम तो वही है। ठीक, अब जो पहला बेस हमने देखा था दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या थी 1 थी। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैलकुलेट करिएगा, इट इज 40। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिएगा 40 होता है। सो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एसिडिटी विच इज 1, सो 40 आएगा। और इस केस में भी आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या है, सेम है, होना भी चाहिए था, डिवाइडिंग फैक्टर 1 है, होना भी चाहिए। सेकेंड बेस we'll be talking about is calcium hydroxide, CaOH the whole twice।
इसकी एसिडिटी क्या होती है? इसकी एसिडिटी क्या होती है? 2। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कैलकुलेट कीजिएगा, इट इज 74 होता है। सो इस हिसाब से इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एसिडिटी। सो 74 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? कितना होगा? 37 होगा। 37 होगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपका जो डिवाइडिंग फैक्टर है वो 1 नहीं है, 2 है, इसलिए ऑब्वियसली वो सेम नहीं आएंगे। So we have talked about equivalent mass of acids or bases. We will talk about the equivalent mass of salts also in the next class, but today we will keep it till here only. Thank you so much.